स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम सीबीएसई सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का 2023-24 का। ऐसे तो अभी सीबीएसई ने सिलेबस को अपडेट नहीं किया है, लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर का सिलेबस है। आइए इसमें कुछ देखते हैं क्या है सिलेबस इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ जो सिलेबस है वो 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में देखा जाए तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा आपका 40 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी 40 मार्क्स के। और 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। आपके सब्जेक्ट टीचर उसके बारे में आपको हेल्प कर देंगे। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना रहेगा थ्रू आउट द सेशन, जिसमें आपको 20 मार्क्स, जिसमें 12 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट एंड 8 मार्क्स फॉर वाइवा। तो आइए सिलेबस में थोड़ा सा हम स्टडी करें सिलेबस के बारे में। पार्ट ए जो है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने क्लास 11th में, जहां तक मुझे उम्मीद है, आपने अभी जस्ट अभी पढ़ा होगा। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें ए फॉर एग्रीगेट है, हम पूरी एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके क्या क्या सब डिवाइडेड हैं टॉपिक्स। फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपीएफसी है, डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम है, इस सब के बारे में भी हम थोड़ा सा इसमें डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग ऐसे तो आप जानते होंगे, हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत मस्त है, उन्हें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आजकल के जो एडवांस हम मॉडर्न एरा में आ रहे हैं, तो यहाँ बैंकिंग से रिलेटेड अगर हम एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अगर उसकी जानकारी नहीं रखते तो हम समझिए हमारा ड्रॉबैक है। तो मनी बैंकिंग है। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उससे कैसे वो इकोनॉमी को सस्टेन करती है। लास्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात होगी यहाँ पे। पार्ट बी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे एज इट इज वेल सेड दैट इफ यू विल नॉट रीड हिस्ट्री हाउ यू कैन चेंज हिस्ट्री। अगर आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इतिहास बदलेंगे। तो यहाँ पे हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी इकोनॉमी कैसे थी। पहले तो हम जानते हैं हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ब्रिटिश रूल में, कॉलोनियल रूल में हमारी इकोनॉमी कैसे रही, सारे सेक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो, फॉरेन ट्रेड हो, ऑक्यूपेशनल हो, चाहे डेमोग्राफी हो, सारे सेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये सारे चैलेंजेस जो अभी हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हम ये सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ए कंपैरिजन विद नेबर्स। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इंडिया जब से इंडिपेंडेंस गेन किया, जब से देश आजाद हुआ, तब से, क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सभी देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। तो एक तरह से कंपैरिजन बनता है कि तीनों देश कहाँ तक अपने जो मुल्क है, जो देश है, उसको कहाँ तक तरक्की करा पाए। तो एक तरह से उसमें कंपैरिजन होगा। तो टोटल हो गया, देखिए आपके पार्ट ए 40 मार्क्स के और पार्ट बी 40 मार्क्स का। टोटल आपका हो गया 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स हमने पहले ही बताया पार्ट सी है प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। ये 80 मार्क्स का जो पेपर है वो 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा रिटन एग्जाम का, और 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट। तो ये हो गया आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिलेबस। अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस को और थोड़ा डीपली हम स्टडी करते हैं। कंटेंट्स क्या क्या है, कंटेंट्स जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा आपको शॉर्ट में ब्रीफली आपको बता दें सारी चीजें। देखिए पार्ट ए हमने जो बता रहे थे आपको, वो था इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपका यूनिट 1 जो है वो है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें अभी जस्ट हमने बताया कि हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम कैसे
फ्लो होता है इकोनॉमी में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। टू सेक्टर मॉडल ओनली, तो हाउस होल्ड आ जाएगा और फर्म आ जाएगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हमें पता है कि नेशनल इनकम 3 वे से फाइंड किया जा सकता है, 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड कहिए या प्रोडक्ट मेथड, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, जीएनपी का कॉन्सेप्ट, एनएनपी का कॉन्सेप्ट, जीडीपी का कॉन्सेप्ट, एनडीपी का कॉन्सेप्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के बारे में स्टडी करना है। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये जीडीपी माना जाता है कि जीडीपी जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर आता है, खुशहाली होती है। तो कैसे ये दूसरे से अटैच्ड है और इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यूनिट 2 जो है वो है मनी एंड बैंकिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस। मनी आने से पहले क्या था, बार्टर इकोनॉमी चलती थी। बार्टर के क्या लिमिटेशंस के, क्यों जरूरत पड़ गई मनी लाने की। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी जो मनी का मेजरमेंट्स होते हैं 1 M2 M3 4। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक सिस्टम, मनी कैसे क्रिएट करता है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करना। देखिए मनी क्रिएशन बहुत जरूरी है, कैसे कोई बैंक आपके डिपॉजिट को सेफ रखता है और साथ ही उसी डिपॉजिट्स को कैसे वो मनी क्रिएट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू, कैसे आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस है, कैसे वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई अगर एक्सेस हो जाए या आपका थोड़ा सा लेस हो जाती है तो उस केस में कैसे मनी, आरबीआई कैसे जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आपसे आगे, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आने लगेंगे हम ये सारी बातें आपको बहुत आसानी से बताएंगे, वेरी इजी वे। नेक्स्ट यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कैसे डिटरमाइन होता है। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, आपने क्लास 11 में क्या स्टडी किया था, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। अब यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि आप मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। उसके कंपोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड के, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, लोगों की टेंडेंसी क्या है, कैसे लोगों की इनकम जो आती है तो उसमें वो कैसे उस किस प्रोपोर्शन में कंजम्पशन करते हैं, किस प्रोपोर्शन में सेविंग करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे लोगों की जो इनकम आती है उसमें वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना उन्हें रिटर्न मिलता है, नंबर ऑफ टाइम्स कैसे रिटर्न मिलते हैं, इसकी मैकेनिज्म दैट मींस वर्क कैसे करता है, मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट भी स्टडी करना है। फिर ये आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किसी इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हो जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस और मनी सप्लाई से कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट 4th यूनिट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स, गवर्नमेंट बजट के मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स में आपके आते हैं रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स में आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर का भी वही सेम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद बजट अगर आपका सरप्लस होता है, बैलेंस्ड होता है या डेफिसिट होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में, और कैसे गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करती है डेफिसिट को। ठीक है, डेफिसिट मींस होता है एक तरह से लॉस। 5th यूनिट जो लास्ट यूनिट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री, और साथ साथ हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी स्टडी करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मीनिंग, इसकी मीनिंग और कंपोनेंट्स क्या क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस होता है दैट इज एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो गया इंपोर्ट से, या डेफिसिट हो गया इन केस ऑफ एडवर्स, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया एक्सपोर्ट से। फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसकी मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसकी मीनिंग। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग, 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटरमाइन करने का वो होता है फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा। कैसे फॉरेन एक्सचेंज
रेट जो होता है वो डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैसे किसी करेंसी जो है उसकी डिमांड कैसे क्रिएट होती है, उसकी सप्लाई कैसे होती है, कैसे वो डिटरमाइन होता है $1 में कितने रुपए हैं, $1 में कितने डॉलर हैं, $1 में कितने डॉलर हैं, ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए ये आपका जो पार्ट था, ये पार्ट ए था, ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं पार्ट बी, जो कि हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग लगे, हिस्ट्री के बारे में है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये थोड़ा इजी पार्ट है, इसमें आपको 40 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी स्टडी कर लिया। एज ए आपने सोशल पढ़ाई है लोअर क्लासेस में। देखिए यूनिट 6 जो है पार्ट बी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1940-70 से लेकर 1990 और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लाया गया 1991 में। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हुआ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, जब ब्रिटिश हमें लेफ्ट करके गए तो हमारे इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी उस समय, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमें इसमें सारे सेक्टर्स पढ़ने होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, ऑक्यूपेशनल हो, चाहे डेमोग्राफी हो, चाहे फॉरेन ट्रेड हो, सारे सेक्टर्स हमें स्टडी करना है ब्रीफ में कि उस समय सभी सेक्टर्स की कंडीशन क्या थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने हमें तो काफी 200 ईयर्स तक हमारे ऊपर रूल किए, लेकिन उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे, उन्होंने हमें क्या क्या दे के गए। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, देखिए जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने एक तरह से प्रॉब्लम ये थी कि हमें चूज करना था कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने या सोशलिस्ट इकोनॉमी बने। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जबकि जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसके लिए हमें गवर्नमेंट वेलफेयर वाला काम करती है। और लास्ट आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो। इससे दोनों पर्पज हो जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाता है और पब्लिक वेलफेयर भी हो जाता है। और साथ साथ जब प्लानिंग कमीशन बनी तो उसके 5 ईयर प्लान्स क्या थे, क्या क्या गोल्स थे। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके क्या फीचर्स थे। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी ऐड किया गया है। इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे। 1950 से 1990 में इंडस्ट्री सेक्टर का क्या कंडीशन था। 1956 जो आपका आईपीआर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। एसएसआई के बारे में स्टडी करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रूरल एरियाज में, इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो या कोई भी हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट में। फॉरेन ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, काफी कुछ प्लान बनाया कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, लेकिन 1950 से 1990 आते आते तक हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो गई। पहले भी स्टैग्नेंट थी, फिर से वही कंडीशन आ गई। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमारे जो थे वो एडवर्स में चले गए, तो इकोनॉमी में रिफॉर्म लाना जरूरी था। तो 1990 वो दौर था जहां पे इकोनॉमी में रिफॉर्म लाया गया। उसमें आपके जो पॉलिसी थी उसकी नेम है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए इकोनॉमी में रिफॉर्म लाया गया था। फीचर्स एंड अप्राइजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट्स और डिमोनेटाइजेशन जीएसटी, ये देखिए हम ये तो रिसेंटली हुआ था डिमोनेटाइजेशन जीएसटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 7 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी में जब से देश आजाद हुआ तब से बहुत सारी समस्याएं जो एक तरह से खत्म ही नहीं हो रही हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे अशिक्षा हो, ये सारी चीजें एक बीमारी की तरह है, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे। देखिए आपका पॉवर्टी हटा दिया गया है, गरीबी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, गरीबी को हटा दिया गया। सोचिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कैसे पीपल रिसोर्स बन जाते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इंडिया, एजुकेशन सेक्टर हमारा जो शिक्षा संबंधी वो कैसे देश में आगे बढ़ रहा है। रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे हम जानते हैं कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की वो रूरल एरिया में रहती है, जिसमें 3/4 तो उनका ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है।
तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत मस्ट है, तभी इंडिया एक तरह से डेवलप कंट्री हो पाएगी। की इशूज क्या है? क्रेडिट एंड मार्केटिंग की रोल ऑफ कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स का क्या रोल है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर को कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है? जैसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है, जैसे एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम फार्मिंग सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं, अगर उसको कैश क्रॉप्स किया जाए, और सिर्फ फार्मिंग के साथ साथ अगर नॉन फार्मिंग सेक्टर्स भी बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं इस समय, जैसे आप कह सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब बहुत ऐसे सेक्टर जो एजुकेटेड हो चाहे तो आपका आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्टरनेट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की आजकल बहुत डिमांड है, यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर्स। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देखिए इसमें ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स हो रहा है, वर्क फोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग अब कैजुअल वर्क की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है परमानेंट। प्रॉब्लम्स क्या है और उसकी पॉलिसीज। फिर आते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें सस्टेनेबल करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है our present generation should use the resources in such a way that present generation should use that resources in same way, same quality of life जो हम अभी जी रहे हैं वही आने वाली जनरेशन भी हमारा उसी तरह से वो एंजॉय कर सके। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा। मीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण के बारे में, कैसे हम इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, कैसे इन्वायरमेंट को हम सेफ रखें। देखिए इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहेगा तभी हम सेफ रहेंगे। हेल्दी लाइफ हम तभी जी सकते हैं जब हमारा इन्वायरमेंट भी हेल्दी होगा। तो इसके लिए क्या क्या सजेशन है ये पढ़ना होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो करंट चैलेंजेस हैं। लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है सिंस इंडिपेंडेंस, हम कंपेयर करेंगे इंडिया को पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी से। इंडिया एंड पाकिस्तान कंपेयर करेंगे, फिर इंडिया एंड चाइना। टॉपिक्स क्या क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इन सारे सेक्टर्स पे हम कंपेयर करेंगे इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को चाइना से, और फिर इंडिया एंड चाइना में। तो ये था आपका 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम। 20 मार्क्स पहले ही मैं बता चुका हूं, आपका प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें आपको एक कोई टॉपिक चूज करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर से, स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपको एट लास्ट देना रहता है। तो ये था आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस सीबीएसई का। ये अभी अपडेट नहीं हुआ है दिस सेशन में, ये लास्ट ईयर का सिलेबस हमने आपको बताया। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी बातें। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, बहुत ही इजी वे में बताएंगे। कीप इट अप, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।